नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दृष्टि कॉन्स्टिट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुस्वागतम। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट की हुई है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी। तो इंडिया जी के जब हम पढ़ते हैं तो 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर ये जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। तो इंडिया जी के जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली 4 सब्जेक्टों के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भारत का इतिहास। एक है जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। एक है पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। और एक है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट बेसिकली हम पढ़ते हैं। उनमें से जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है वो भी हमारा चल रहा है, जिसमें लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, मौलिक अधिकारों के ऊपर। मौलिक अधिकार पे मौलिक अधिकार पे यानी कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 19 के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट की हमारे पास फीडबैक आई थी। फीडबैक क्या आई थी कि जो हम पीपीटी में समझाते हैं, जिस पीपीटी के अंदर हम आप सभी को समझाते हैं, उसमें क्या है, जो वर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे, शब्द बहुत ज्यादा छोटे थे, जिनके कारण उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने आज उनके ऊपर उनकी जो फीडबैक थी उसके ऊपर काम किया है। और हमारे जो वर्ड्स होंगे अब से पीपीटी में वो बिग होंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप अपनी फीडबैक हमें देते रहिए ताकि हम निरंतर सुधार कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सुधार करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा उस चीज़ को। वैसे हम हर चीज़ अच्छे से देख के ही करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबको समय के साथ चीज़ें परफेक्ट होती चली जाती हैं, है ना। क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हम बहुत टाइम से रन कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम अभी नए नए हैं, तो चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत जल्दी आपको भी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपको सुधार मतलब अच्छा लगता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो ऐसे ही अपनी फीडबैक देते रहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 को, अनुच्छेद 19 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। जो हमारा भाग नेक्स्ट वाला भाग है जो आज हम कर रहे हैं, वो क्या है हमारा, वो किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम से। किसे? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम से यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 सभी किस में आएंगे? इस राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में आएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार वाले सेक्शन में आएंगे। तो जो भाग 19 है वो हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। सबसे पहले है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद हमारा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स यानी कि शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने का अधिकार। क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या है, सभा कर सकते हैं, बकायदा उसमें क्या हो, किसी भी प्रकार के हथियार का यूज ना किया गया हो, यानी कि किसी के पास कोई हथियार ना हो। तीसरा हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, संघ और संगठन बनाने का अधिकार। हम क्या है, संघ भी बना सकते हैं और बहुत सारे संगठनों का निर्माण भी कर सकते हैं। वो अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी। उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, पहले क्या होता था, सिर्फ एक ब्रैकेट होती थी तो उसको हम क्लोज बोलते थे। तो उसके बाद अगर एक और ब्रैकेट आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब क्लोज बोलेंगे। आगे देखते हैं, जो अगला अधिकार है वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, ये भी अधिकार आपको दिया जाता है। फिर है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में रहने या बसने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस यानी कि आप अपने मन के हिसाब से कोई भी व्यापार कोई भी कार्य कर सकते हैं,
कोई भी आपको किसी भी तरह का व्यापार करने से नहीं रोकेगा। तो इन सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट हमें नहीं दी गई है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। वो लिमिटेशंस क्या है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, क भी बोल देंगे। ए को हिंदी में क्या बोल देंगे, क बोल देते हैं हम। तो जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए है, हिंदी में सब क्लोज क है, वो हमें क्या देता है, बोलने का और हमारे जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। अपने विचार, राय और भावनाओं को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार कौन हमें देता है, आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज ए, यानी कि अनुच्छेद 19 क्लोज ए सब क्लोज क हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने विचार को, अपनी राय को या अपनी भावनाओं को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। वो माध्यम क्या क्या है, सबसे पहले हम बोल के व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बोल दिया हमने और उसको व्यक्त कर दिया। उसके बाद हम लिख के व्यक्त कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे क्या है, राय लिखे होते हैं, एडिटोरियल के कॉलम होते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हुए होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, लिख के अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर प्रकाशन, यानी कि कोई पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से, या फिर आज के टाइम पे जैसे हमारे जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से क्या है, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है कला की अभिव्यक्ति, यानी कि कोई भी हम ड्राइंग वगैरह से भी अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम क्या है, बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो यहाँ पे संविधान का मतलब है कि आप ठीक, आप किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी की डिग्निटी को, किसी के जीवन को क्या ना हो, किसी के जीवन को उससे, या फिर किसी के मान या सम्मान को, जीवन की जगह आप लिखो मान या सम्मान को, मान या सम्मान को उससे ठेस ना पहुंचे। जीवन की जगह आप लिखो किसी के भी, हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते जिससे किसी के मान या सम्मान को ठेस पहुंचे, जिससे किसी के मान या सम्मान को ठेस पहुंचे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अभी एक लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जो अभी अभी आंदोलन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी का, अभी अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ था। तो वहां पर कुछ जो लोग थे, कुछ बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर को लेके बहुत सारे अपशब्द के बोले हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लेके बहुत सारे अपशब्द बोले गए हैं। तो जो ये अपशब्द थे, इनके खिलाफ क्या है, केस हुआ है। केस किस कारण हुआ, क्योंकि संविधान का जो भाग, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए है, वो हमें बोलने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो क्या है, तमीज में बोलना चाहिए, है ना। कोई भी चीज किसी एक सीमा से ऊपर क्या लगती है, गलत चीज लगती है वो। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी के मान या सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान उसे नहीं देता। मान या सम्मान को ठेस पहुंचाने की स्वतंत्रता हमारा संविधान नहीं देता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि हम ठीक है, संविधान ने हमें आजादी दी है कि आप बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार किसी के मान या सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए। आपको क्या है, ऐसे विचार भी व्यक्त करने की छूट है। या फिर आप कोई किसी के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, कुछ अभद्र इशारे का उपयोग नहीं कर सकते। ये सभी क्या है, संविधान ने इनके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो आगे देखते हैं, अगला पार्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि एकत्रित होने की स्वतंत्रता। हम क्या है, एक जगह पे यह अधिकार आपको शांतिपूर्ण तरीके से समूह में एकत्रित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से किसी एक समूह, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह एक जगह पर इकट्ठा हो सकता है, उसकी आजादी कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज बी, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ख, ठीक है, क्या बोल देंगे, सब क्लोज ख होगा। बी, जैसे ए को हम क बोलते हैं, बी को क्या बोल देंगे, ख बोल लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, या फिर जैसे अनशन किए जाते हैं बहुत सारे, या फिर सरकार के खिलाफ रोष जताया जाता है अनशन करके, कोई आंदोलन किया जाता है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम कर सकते हैं। ये अधिकार हमें देता है 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है और जनता की आवाज को क्या देता है, ताकत देने का कार्य करता है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स,
इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और बिना हथियार के ये किया जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अधिकार क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पहले समय में आजादी से पहले जब हमारे लीडर्स क्या है सरकार के खिलाफ एकत्रित होते थे, तो उस समय पर सरकार क्या है बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार करती थी। जैसे हम सभी को पता है लाला लाजपत राय के ऊपर क्या है लाठियां बरसाई गई थी, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे हमारे जो नेता लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए थे, जिसके कारण ये जो भाग है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, देखो हर एक चीज का एक एक्सेप्शन भी होता है, तो यहाँ पे एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि जिस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी आंदोलन चल रहा है, अगर वहां पर उस एरिया के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो ये प्रदर्शन है अब ये शांतिपूर्ण नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो सकते हैं दंगे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दंगे हो सकते हैं, या फिर उनको लगे कि यहाँ पे हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, तो उस एरिया के अंदर जो डीएम है वो धारा 144 लागू कर सकते हैं, धारा 144 लागू कर सकते हैं उस एरिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी जानते हैं कि जो ये धारा 144 थी किसके द्वारा लगाई जाती थी, सीआरपीसी के नियम के तहत, सीआरपीसी के नियम के तहत। लेकिन अब इसको चेंज करके बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, फुल फॉर्म क्या है इसकी, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये लगाई जाती है। पहले क्या था 144 था, लेकिन अब इसको भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दिया गया 163 कर दिया गया है। तो जो मीनिंग पहले 144 का था वो क्या है 163 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी कानून के अंदर चेंज किए गए हैं। तो बीएनएसएस को लेके आया गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को लेके आया गया है, जिसका जो कानून संख्या 163 है वो में, या फिर धारा जो 163 है वो में क्या बताती है, ये मतलब लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, क्या है लोगों के एक जगह पे एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। तो हम पीसफुली एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है किसी भी हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर प्रशासन को ये लगता है कि यहाँ पे क्या है जो दंगे हो सकते हैं, तो वहां पर वो कौन से कानून को लागू कर सकते हैं 163 को, अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये क्या है, यह अधिकार आपको अन्य लोगों के साथ मिलकर किसी संघ को, किसी यूनियन को या किसी सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, फ्रीडम देता है। दिस राइट अलाउज एवरी सिटीजन टू कम टुगेदर विद अदर्स एंड फॉर्म ग्रुप्स, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस के लिए क्या है लोग संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। यूनियन से आप सभी समझते हैं, जैसे जो ऑटो चलाते हैं लोग उनकी एक यूनियन होती है, जो बस चलाते हैं उनकी यूनियन होती है, जो व्यापारी हैं उनकी एक यूनियन होती है। तो जैसे समाज के अलग अलग वर्ग जो एक समान कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी यूनियन बना सकते हैं, ताकि वो अपने हितों के लिए आवाज उठा सके उस यूनियन के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है कि कौन कौन लोग यूनियन नहीं बना सकते, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे सब क्लोज ग, क ख ग, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से चलते रहना, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो यूनियन नहीं बना सकते, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो अपवाद क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति है जो यूनियन नहीं बना सकते। सबसे पहले हैं जो भी व्यक्ति आर्मी में कार्य कर रहे हैं, किसमें आर्मी में कार्य कर रहे हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में आती हैं, वो पुलिस जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। उसके बाद जितनी भी पुलिस है किसी भी राज्य की, और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी कि खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब क्या है अपनी यूनियन नहीं बना सकते। रीजन क्या है यूनियन ना बना पाने का, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मान लेते हैं देश के किसी भाग में दंगे हो रहे हैं,
देश के किसी भाग में दंगे हो रहे हैं तो दंगे होने पर सरकार क्या करती है, आर्मी वालों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसी को ही कार्य पर लगाती है। तो मान लेते हैं कि देश के किसी एरिया के अंदर दंगे हुए और यहाँ पे पता चला आर्मी में या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अपने उनकी यूनियन क्या कर रही है, हड़ताल कर रही है, या फिर वो क्या है, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे यूनियन का हवाला देते हुए। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ताकि देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। उसके देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी कोई भी चीज उससे बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए इनके ऊपर एक्सेप्शन लगाया गया है ताकि देश की सुरक्षा चलती रहे, क्योंकि अगर यूनियन होगा तो हो सकता है, वैसे तो हमारी आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया आर्मी है सारी देशों की आर्मी को अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन हर चीज की संभावना हो सकती है, इसलिए संभावना को देखते हुए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि ये क्या है, यूनियन नहीं बना सकते अपनी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल क्या बताता है, हमें एक बार पढ़ भी लेते हैं। यह अधिकार आपको अन्य लोगों के साथ मिलकर किसी संघ, यूनियन या सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रदान करता है। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, पार्टी का गठन कर सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी भाग में जा सकते हैं, किसी भी भाग में ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया के। ये अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी, हिंदी में इसको बोल लेंगे घ। ठीक है, क्या बोल लेंगे, घ बोल लेंगे। तो क्या है, आपको भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार है। किसी भी स्थान पर यात्रा करने, भारत के किसी भाग में रहने, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान का चयन करने का आपको अधिकार दिया गया है। यह राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों के लिए आवागमन की स्वतंत्रता निश्चित करता है। तो क्या है, आप इंडिया के किसी भी भाग में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। देखो, हर चीज में रिस्ट्रिक्शन एक कारण के मतलब एक कारण है उसको लगाने के पीछे बहुत बड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है, रीजन देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है। कुछ एरिया के अंदर आप नहीं जा सकते। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम अंडमान निकोबार का, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो इंडिया है उसके जो इस साइड वाला एरिया है वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, बहुत सारी जनजातियां भी रहती हैं। इनमें से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो भारत मतलब जो हम ह्यूमंस है उनसे बहुत ज्यादा कटी हुई है एक तरह से, बहुत समय से। वो भी क्या है, बहुत ज्यादा पुराने समय के अंदर जी रहे हैं, जिसके कारण उनका जो शरीर है, मतलब जो उनका शरीर है वो हमारे कांटेक्ट में आने पर क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, वहां पर इन्फेक्शन फैल सकते हैं बहुत ज्यादा। तो इन जनजातियों की रक्षा के लिए क्या है, वहां पर ये कानून वहां पर लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस समय पर क्या है अंडमान निकोबार जा रहा है वो इन जनजातियों के संपर्क में नहीं आ सकता, ताकि ये जनजातियों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, ये ठीक रहे। उसके बाद दूसरा कारण क्या है रिस्ट्रिक्शन लगाने का, दूसरा कारण ये है कि हाँ आप इंडिया के किसी भी भाग में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं हो कि आप कल को जाके प्राइम मिनिस्टर के आवास में कह दो कि मैं कहीं, हमारे पास तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी है कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे रहूंगा मैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाऊंगा, या फिर आपके पड़ोसी घर पे जाके कह दो कि मेरे पास तो अधिकार है भाई, मैं तो यहाँ पे आ सकता हूँ क्योंकि संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है। नहीं, आप जा सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन वो क्या है, किसी व्यक्ति के निजी किसी एरिया के अंदर आप जाने का अधिकार नहीं है आपका। वैसे आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, और अगर कहीं पर भी जो भारत की सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज हो, कोई भी एरिया हो, उस एरिया में भी आपके जाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, उसके अलावा आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ अपवाद है जो हमारे संविधान के इस भाग में दिए गए हैं कि हाँ आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है संसद के द्वारा। जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम होगा, देखो आर्टिकल 19 में वो कौन लगाएगा, संसद लगाएगी कानून बनाकर। तो आगे देखते हैं इसके बाद। उसके बाद अब भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार, ये हमें कौन सा आर्टिकल देता है, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई देता है।
इसका क्या, ये क्या बोलता है, आपको भारत के किसी भी भाग या क्षेत्र में रहने और स्थायी रूप से बसने का अधिकार है। ठीक है, यह राष्ट्रीय एकता, एकीकरण और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है। बेसिकली क्या है, आप कहीं पर भी रह सकते हैं अपना घर बना के किसी भी तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है। देखो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ अपवाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगेन इसका क्या रीजन है कि यहाँ पे अपवाद देने का क्या रीजन है कि ठीक, आप हर एक किसी भी एरिया के अंदर जाके रह सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जनजातियां रहती हैं। अगेन क्या क्या रहती हैं, जनजातियां रहती हैं। जनजातियां रहती हैं और वो क्या है, हमारे जो मतलब हम जो ह्यूमंस का जो शरीर है इस समय पे, वहां पे वो क्या है, बहुत ज्यादा वायरसेस, मतलब इतने वायरस को झेल चुका है ह्यूमन का शरीर, और इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज हमारे शरीर में विकसित हो गई हैं कि अगर वो किसी जनजाति के संपर्क में आएंगे जो कटा हुआ है समाज से, तो उन जनजातियों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए क्या है, कुछ एरिया को सुरक्षित किया गया है कि आप इन एरिया के अंदर जाके नहीं रह सकते। उसके अलावा जितना भी बाकी इंडिया है वहां पर कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस ये इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके, या फिर कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं जहां पर आप नहीं रह सकते। उसके अलावा आप किसी भी जगह पे रह सकते हैं। उसके बाद जो अंतिम है वो है हमारा राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी। ये क्या है कि आप किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवस्था, किसी भी व्यवसाय या व्यापार को क्या है, अपनाने की आपको स्वतंत्रता देता है। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार चूज कर सकते हो, कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो कार्य करने के लिए। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं रहेगा कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस वर्ग से हो, इसका कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी कार्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी। क्यों लेके आया गया था, आप सभी जानते हैं कि पहले के समय पर क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति एक पर्टिकुलर कार्य ही करते थे जिसके नाम पर उनकी कास्ट का नाम भी चला है ना। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि ये तो भेदभाव था कि बाकी कार्य उनको करने के लिए नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण संविधान में यह आर्टिकल लेके आया गया, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, ताकि हर व्यक्ति को जो रोजगार का समान अवसर प्रदान किया जा सके। क्या है, हर व्यक्ति को रोजगार का समान अवसर प्रदान किया जा सके, इसलिए ये आर्टिकल लेके आया गया है। जैसे कि डॉक्टर कैन प्रैक्टिस मेडिसिन, डॉक्टर्स क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन के लिए। टीचर्स टीच कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति टीचर्स बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इस समय पर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ट्रेड कर सकता है, उनका बिजनेस चला सकता है। ये सभी अधिकार हमें आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी देता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस ये सबकी, ठीक है, ताकि आपको माइंड में बैठ से चीजें। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया बोलने का अधिकार 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में, ठीक है। फिर आएगा बी, 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, एकत्रित होने का अधिकार। उसके बाद तीसरा आएगा 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, इसमें क्या है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, यूनियंस बनाने का अधिकार। उसके बाद है भाई हमारा, आगे देखो, राइट टू मूव थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी एरिया में जाने का अधिकार। उसके बाद है हमारा भारत के किसी भी एरिया में बसने का अधिकार। और लास्ट क्या है हमारा, अपने हिसाब से कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार चुनने का अधिकार संविधान हमें प्रदान करता है। तो ये कुल 6 राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला भाग है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 लिख लीजिए आप अलग से, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, राइट टू रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसका अर्थ है किसी भी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को दी गई सजा के अलावा अतिरिक्त दंड या योग्यता नहीं दी जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति था ए, जिसने कोई क्या किया है, कोई अपराध किया है और उसके ऊपर क्या है, उसका दोष सिद्ध हो चुका है कि हाँ ये अपराध ए ने ही किया है। तो उसको केवल उस अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, उसको बार बार उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी, या कोई भी अतिरिक्त दंड उसके अलावा नहीं लगाया जाएगा। ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 20 बताता है। तो उसके 3 भाग है जो हमें पढ़ने हैं। आर्टिकल 20 के 3 भाग हैं। 3 भाग क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आता है। सबसे पहले क्या है, पश्चात विधि का निषेध, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका क्या मतलब है समझते हैं, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, नो
एक्स पोस्ट फैक्टो लो, पोस्ट फैक्टो लो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। तो अब पहले समझाऊंगा मैं आपको एग्जांपल देके, जब आप समझ लोगे तो आपकी अपने आप माइंड में आ जाएगी चीज। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति था, इसका नाम था ए। ठीक है, ए ने एक क्राइम किया। ए ने क्या किया, एक क्राइम किया, कोई भी क्राइम किया। मान लेते हैं ए ने क्या किया, क्राइम में क्या किया है, अ, आलू चुराया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ समझना है। ठीक है, आलू चुराया, ए ने क्या किया, आलू चुराया। तो चोरी भी क्या है, क्रिमिनल केस के अंदर आती है। ठीक है, तो ए ने आलू चुराया, तो उसके ऊपर क्या हुआ, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में केस हुआ। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे चोरी के ऊपर ऑलरेडी कानून बनाए जा चुके हैं, वैसे समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कोर्ट में केस हुआ और अभी तक आलू की चोरी करने पे कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। आलू की चोरी पे कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो क्या था, ए ने क्राइम किया, ए ने क्या किया, कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया। क्राइम क्या किया, उसने आलू चुराया और उसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ। अब क्या है, अभी तक आलू की चोरी के ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। मान लेते हो, है ना, मान लेते हैं कि आलू की चोरी के ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि यदि पहले से किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी गुनाह के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो उस व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती। क्या है, उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। हमें कौन बोलता है, एक्स नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है। क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते थे हम, पश्चात विधि का निषेध। क्या है, पश्चात विधि का निषेध बोलते थे, पश्चात विधि का निषेध। क्या सबसे पहली बात क्या थी कि अगर कानून नहीं बना है तो उस व्यक्ति को हम क्या है, सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात, जो दो प्रकार के हमारे पास केस होते हैं, एक होते हैं सिविल केस, क्या होते हैं, सिविल केस, एक होते हैं क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस। जो सिविल केस होते हैं, कि जो आपराधिक मामले हैं उनको छोड़ के जितने भी केस होते हैं वो सिविल केस होते हैं। यानी कि जो जिसके अंदर कोई भी अपराध ना किया गया हो, उसको छोड़ के जितने भी मामले होंगे वो क्या होंगे, सिविल केस होंगे। ठीक है, तो सिविल केस के अंदर एक कानून होता है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके ऊपर कोई भी कानून अभी तक संसद ने नहीं बनाया है, संसद ने कोई भी कानून नहीं बनाया है। तो संसद के पास ये पावर है कि वो कानून बना के, संसद के पास क्या है, ये पावर है, क्या है, पावर है, शक्ति है कि वो कानून बना के उसको बैक डेट से जारी कर सकती है, पावर बना के उसको बैक डेट से जारी कर सकती है, बैक डेट से जारी कर सकती है। मान लेते हैं संसद ने कानून बनाया 2026 में, लेकिन संसद उस कानून में लिख देगी कि ये कानून कब से लागू होगा, 2011 से, 2011 से। तो 2011 से जिस जिस व्यक्ति ने वो क्या है, सिविल कोई भी ऐसा कार्य किया गया होगा जिसके ऊपर कानून नहीं था और 2011 से वो लागू हो जाता है, तो 2011 से सभी व्यक्ति जिसने वो कार्य किया गया होगा वो क्या होंगे, दोषी पाए जाएंगे। लेकिन आपराधिक मामले में ये स्वतंत्र, ये पावर किसके पास, संसद के पास नहीं है। तो अगर कोई कानून है तो वो उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से वो हमारी संसद में पास होगा, अन्यथा वो लागू, मतलब वो पीछे से लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में वो कानून बैक डेट से लागू नहीं करवाया जा सकता, बैक डेट से क्या है, लागू नहीं करवाया जा सकता। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 20 का भाग 1 बताता है, 20 का भाग 1 नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी कि अगर कोई कानून अभी तक बनाया ही नहीं गया है तो आप सजा किस आधार पे दोगे, है ना। अगर सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है तो आप उसको सजा नहीं दे सकते, उसको ऐसे ही बरी करना होगा कोर्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी द्वितीय दंड का निषेध। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। क्या, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। कि मान लेते हैं ए ने एक क्राइम किया, ए ने क्या किया, एक क्राइम किया। ठीक है, ए ने क्राइम किया और उस क्राइम के लिए मान लेते हैं उसको 10 साल की सजा हुई, 10 साल की सजा हुई। अब मान लेते हैं कुछ साल के बाद किसी व्यक्ति ने बोला कि नहीं, इसको क्या है, 10 साल की सजा कम दी गई है, मैं फिर से मेरा केस खुलवाता हूँ और इसको ज्यादा सजा दी जाए। तो हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि एक
जो उसने मतलब अपराध किया है उसके लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार उसको हम एक ही अपराध के लिए सजा नहीं देंगे। हाँ, अगर उसने कोई और भी अपराध किया हो तो उसके लिए सजा दे सकते हैं, लेकिन एक अपराध जिसके ऊपर सजा ऑलरेडी सुनाई जा चुकी है, वो सजा को भुगत रहा है, उसको उसी अपराध के लिए कोई दूसरी सजा हम नहीं दे सकते। तो ये कौन बताता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 20 का भाग 2 बताता है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है हमारा 20 क्लोज 3, 20 का भाग 3। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आत्म अभियोग के लिए बाध्य न करना, किसी भी अपराध के आरोपित व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझाता हूँ मैं आपको इसका मतलब क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। तो मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति था, उसने कोई, देखो ए नाम का व्यक्ति क्राइम कर रहा है, ठीक है। तो ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया? क्राइम किया, कोई अपराध किया, ठीक है। अभी पुलिस को पता नहीं है कि उसने क्राइम किया है या नहीं, ऐसी कंप्लेंट आई है पुलिस के पास कि ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है, कोई क्राइम किया है। और तो पुलिस आई भाई, पुलिस आई और पुलिस उसको अपनी जिप्सी में उठा के ले गई, जिप्सी में उठा के ले गई, ले गई, ठीक है। अब पुलिस आई, पुलिस ने उसको जिप्सी में बिठाया कि चल भाई चल थाने चल, वहां पे देखेंगे। वो बंदा बोल रहा है कि मैंने सर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन आप सभी को पता है कि पुलिस किसी की नहीं सुनती, तो उस समय पर पुलिस उसको ले गई उठा के, ले गई उठा के। तो वहां पे उसने उसको क्या किया? जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अब भाई एक बंदा आएगा लठ के ऊपर, अच्छे से तेल तूल लगा के आएगा और बोलेगा कि बता तूने क्राइम किया है या नहीं किया है, क्राइम किया है या नहीं किया है। तो आपको क्या करना है? मान लेते हैं आपके साथ अगर ये परिस्थिति आए और आपसे पुलिस डंडा लेके आए और पूछे कि बता तूने क्राइम किया या नहीं करना है, कि नहीं किया है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा मान लेना है कि हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने ये क्राइम किया है, सीधा सीधा मान लेना है, ठीक है। हाँ मैंने क्राइम किया है। तो पुलिस ने क्या लिया आपका, मतलब आपको विटनेस लिया, आपसे क्या लिया? आपसे पूछा गया कि क्या आपने क्राइम किया है? आपने बोल दिया हाँ मैंने क्राइम किया है। तो पुलिस आपको क्या करेगी? फिर मार नहीं सकती पुलिस आपको, ठीक है, मारेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्राइम को कबूल कर लिया। अब मान लेते हैं आपने वो क्राइम नहीं किया और पुलिस आपको, आप बोलोगे मैंने क्राइम नहीं किया, मैंने क्राइम नहीं किया, तो पुलिस आपको मारेगी, बार बार मारेगी, जब तक मारती रहेगी जब तक आप हाँ ना बोलोगे। तो उससे अच्छा है पहले ही हाँ बोल लो कि हाँ मैंने क्राइम नहीं किया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो जो आप पुलिस के सामने जो आपको आपने स्टेटमेंट दी होगी, पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट जो दी होगी, स्टेटमेंट दी गई होगी, वो वैलिड ही नहीं है कोर्ट में। क्या है? वो कोर्ट में वैलिड नहीं है। एक सेकंड, वो स्टेटमेंट क्या है? कोर्ट में वैलिड ही नहीं है, कोर्ट उसको मानेगी ही नहीं, कोर्ट में वैलिड नहीं है वह स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो और पुलिस ने आपको पकड़ लिया है और आपने वो जुर्म नहीं किया है, तो भी पुलिस के सामने मान लो, ताकि एटलीस्ट वो आपको मारे नहीं, है ना, क्योंकि मार ज्यादा खतरनाक है पुलिस की। तो कोर्ट में जाके सीधा कह दो कि सर नहीं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैंने नहीं दी है, मेरे ऊपर दबाव डाल के स्टेटमेंट बनाई गई है। तो उसके बाद कोर्ट उस स्टेटमेंट को नहीं मानेगी, कोर्ट वैसे भी नहीं मानती है, ठीक है। अगर पुलिस को कोई आप स्टेटमेंट देते हो तो कोर्ट उसको नहीं मानती है। तो ये अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 20 क्लोज 3 देता है कि आप खुद के खिलाफ क्या है, खुद के विरुद्ध साक्षी नहीं बन सकते। क्या है? आप खुद के विरुद्ध साक्षी नहीं बन सकते, आप खुद अपने जुर्म को कबूल नहीं कर सकते। कानून सबूत मांगता है। कानून क्या मांगता है? सबूत होने चाहिए आपके खिलाफ, तब आपको माना जाएगा कि आपने वो क्या है, जुर्म किया है। अगर आप खुद से मानते हो तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा, मतलब उसको कोर्ट क्या है, एडमिसिबल नहीं करेगी उस स्टेटमेंट को। तो ये कौन बताता है हमें? आर्टिकल 20 क्लोज 3 बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला है भाई राइट टू लाइफ। अगर हम कहें पूरे संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की हम बात करें तो वह है आर्टिकल 21। क्या है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी बाकी सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे या फिर जितने पढ़ चुके हैं, वो सभी आर्टिकल 21 से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो संविधान के जो
फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सारे संविधान को इंटरप्रेट कर सकती है, मतलब उसकी परिभाषा दे सकती है कि जो संविधान सभा थी, उनका कारण क्या था ये चीजें बनाने का, वो उनका मतलब उनके सोच क्या थी, ये सब कौन बताता है हमें? सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो अगर हम जीवन के अधिकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जजमेंट दी है कि जो जीवन का अधिकार है वो संविधान के सभी आर्टिकल से संबंधित है, संविधान के सभी अनुच्छेद से संबंधित है। कैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हमें क्या कहता था? इक्वालिटी बताता था, समानता के बारे में बताता था, समानता के बारे में बताता था। तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। मतलब क्या है जीवन के अधिकार से? क्या मतलब है कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकता है बंदा, वो हमें अनुच्छेद 21 बताता है। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए समानता भी होनी चाहिए। क्या है? समानता होनी चाहिए सभी व्यक्तियों के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ा था 15 में क्या है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव ना होना भी एक अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है। उसके बाद था 16 क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए नौकरी के मामले में। तो नौकरी सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार के साथ मिले, ये भी क्या है? जीवन का एक अधिकार है। उसके बाद था अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, कि किसी भी व्यक्ति को मतलब अनटचेबल नहीं घोषित किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो वो भी एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। तो ये सभी। उसके बाद आर्टिकल 19 तो हमने पढ़ा कि बोलने का अधिकार है, ये भी जीवन के लिए जरूरी है, कि हम अगर अपने विचार ही नहीं व्यक्त कर पाएंगे तो हम जीवन को जिएंगे कैसे? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होगा? उसके बाद कहीं पर एक साथ एकत्रित होने का अधिकार, ये भी जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी अधिकार क्या है? किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, किसी न किसी तरह से संबंध रखते हैं। तो जो अनुच्छेद 21 में क्या बताता है? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि केवल कुछ क्या है, अगर संसद जो है कुछ कानून बना सकती है कि हाँ आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या है रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती आपके जीवन के अधिकार के ऊपर। केवल कुछ एक मामले है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट क्या है उसके, अगर आर्टिकल 21 की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। सुप्रीम कोर्ट ये निश्चित करता है कि आपको जो जीवन का अधिकार है वो आपके पास रहे। आप सभी को पता होगा कि जब हमने इमरजेंसी वाला टॉपिक किया था तो उसके अंदर भी जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद और 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के। तो उस समय पर भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, जीवन का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भाग 21 है, अनुच्छेद 21 है हमारे संविधान का, उसे हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 को क्या बोला गया है? रीढ़ की हड्डी बोला गया है हमारे संविधान की। क्या बोला गया है? बैकबोन बोला गया है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। मतलब कि जो जैसे हमारा शरीर क्या है रीढ़ की हड्डी के कारण एक तरह से सीधा खड़ा रहता है, वैसे ही जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे संविधान के लिए, क्योंकि ये क्या देता है? हमें जीवन का अधिकार देता है। क्या बोला गया? रीढ़ की हड्डी बोला गया है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद को बोला गया है? अनुच्छेद 21 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान की रीढ़ की हड्डी है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 आपको क्या क्या अधिकार देते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राइट टू लिव विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। क्या है? गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमा मतलब डिग्निटी। उसके बाद है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, कि सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, गरिमा के साथ अच्छा जीवन जी सके। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी हमें अनुच्छेद 21 बताता है कि जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है सभी व्यक्ति को आवास का अधिकार है, इसलिए इसमें इसको भी जोड़ा गया है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रोजी रोटी और आजीविका के साधनों का अधिकार, न्याय का अधिकार, राज्य की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण का अधिकार। कौन सा आर्टिकल देता है हमें?
अनुच्छेद 21 देने का कार्य करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर सारे आर्टिकल्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे, अगर उनको नहीं जो रखा जाता संविधान में, केवल आर्टिकल 21 को रखा जाता, क्या है, केवल आर्टिकल 21 को रखा जाता, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप सारे आर्टिकल्स क्या है हमें प्रदान कर देता, उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसके बारे में अपनी राय देके कि हाँ इक्वालिटी भी जरूरी है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वैसे ही भेदभाव नहीं होना चाहिए डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो ये सब चीजें क्या है आर्टिकल 21 के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी भी शिक्षा का अधिकार। तो क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो इसलिए संविधान में एक अलग से संशोधन करके आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो दोस्तों अगर हम 21A की बात करें, पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जो मूल संविधान था जो पहले बनाया गया था, उसमें 21A नाम से कोई भी आर्टिकल नहीं था। 21 क्लोज ए के नाम से कोई भी आर्टिकल उस समय पे नहीं था। ये संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है भाई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब हुआ था? 2002 में संविधान संशोधन किया गया था। और जो हमारा आर्टिकल मतलब शिक्षा का अधिकार था उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया था उस समय पर। क्या कहता है कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बताता है, कौन सा अनुच्छेद बताने का कार्य करता है? 21 क्लोज ए, 21 भाग क बताता है हमें। तो मौलिक अधिकार ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है। तो आयु सीमा क्या रहेगी उन बच्चों की जिनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी? 6 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए। निःशुल्क और अनिवार्य है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। तो जब भी आप गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि जो 6 से लेकर 14 एज तक के बच्चे हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। ठीक है, 6 से लेकर 14 एज तक के जितने भी बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 क्लोज ए, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 22। तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 है, वो क्या किसके बारे में बताता है? गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्या है? अरेस्टेड और डिटेन्ड। यानी कि अगर आपको मान लेते हैं गिरफ्तार कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, इन दोनों के बीच का मतलब भी समझेंगे हम। यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है ताकि गिरफ्तारी और निरोध की शक्ति का दुरुपयोग ना किया जा सके। तो सबसे पहले समझते हैं गिरफ्तारी और डिटेंशन में मतलब क्या है, फर्क क्या है। ठीक है, तो एक होता है अरेस्ट। क्या है? अरेस्ट। एक है डिटेन। एक होता है डिटेन करना, एक होता है अरेस्ट करना, एक होता है डिटेन करना। अरेस्ट कब किया जाता है? मान लेते हैं कोई कार्य किया गया है, कोई अपराध किया गया है और उसका शक है कि आपने वो अपराध किया है। ठीक है, शक क्या है कि आपने वो अपराध किया है, इसलिए आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ठीक है, तो ये अरेस्ट कब किया जाता है? अपराध होने के बाद किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट कब किया जाएगा? अपराध होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा। और एक होता है डिटेन करना। डिटेन करना क्या होता है? आपको कोई अपराध होने के बाद डिटेन नहीं किया जाता। मान लेते हैं कि आपके ऊपर शक है कि आप जो क्या है भविष्य में जाके कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कोई अपराध हो सके या फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है? डिटेन कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? डिटेन कर लिया जाता है, ताकि आप किसी भी अपराध को मतलब आप किसी अपराध को अंजाम न दे सके, आप कोई भी अपराध ना कर सके। ठीक है, तो जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप कोई अपराध नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको छोड़ भी दिया जाता है। तो इसके संबंध में क्या है ये कानून इस समय पर हम पढ़ेंगे, जो है आर्टिकल 22। तो क्या बताता है? सबसे पहले पढ़ते हैं
अरेस्टिंग से लेके, अरेस्ट करने से लेके, गिरफ्तार करने से लेके जो कानून बनाए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दी जानी चाहिए कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं। तो सबसे पहले उसका अधिकार है ये जानने का कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा है उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है। मतलब कि उसको अपने कंसल्टेंट यानी कि जो वकील है वो उससे बात कर सकता है और उसके बचाने के लिए, मतलब अपने आप के बचाव के लिए वो क्या है, एक वकील करने का भी अधिकार संविधान उसे देता है। उसके बाद ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, यानी कि वह उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इस जो ये 24 घंटे बताए गए हैं इसमें यात्रा में लगने वाला समय नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति रहा, गिरफ्तार करके मान लेते हैं हरियाणा से चला गया असम में, तब जब हरियाणा पुलिस असम में जाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर तो मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, मजिस्ट्रेट कौन होंगे, जो मतलब जिस एरिया में अपराध हुआ है उस एरिया के मजिस्ट्रेट। तो क्या होगा, पुलिस जब उसको असम से लेके आएगी हरियाणा में, तो जो ये ट्रैवलिंग पीरियड था इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब हरियाणा में एंटर हो जाएगी, हरियाणा में मतलब अपने एरिया में आ जाएगी, तब से क्या क्या है वो 24 घंटे स्टार्ट होंगे। तब से क्या है उस 24 घंटे के अंदर क्या होगा, पुलिस को उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये तो थे अरेस्ट से लेके जो नियम थे। क्या है, सबसे पहले तो व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसको किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा क्या था कि वो अपने पसंद के किसी भी वकील से कंसल्ट कर सकता है, उसको अपने बचाव के लिए हायर कर सकता है। तीसरा क्या है, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा पुलिस को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं पुलिस ने अरेस्ट किया और अगर मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत नहीं करेगा, क्या पता उसको पर्सनली उसको कोई दुश्मनी हो उस व्यक्ति के साथ और उसके साथ वो मारपीट करे या कुछ ऐसा करे जिससे उसकी लाइफ भी क्या है जा सकती है, उसको मतलब वो मारा भी जा सकता है इन चीजों में, है ना। तो इसलिए क्या है संविधान में ये भाग जो है जोड़ा गया है। हम देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो अब देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। ठीक है, निरोधात्मक निरोध के किसी भी कानून के तहत निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के कारणों की सूचना दी जानी चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसको ये बताया जाना चाहिए कि उसको किस कारण से डिटेन किया गया है, किस कारण से उसको जो है मतलब एक तरह से बंदी बनाया गया है, उसको डिटेन किया गया है। ठीक है, उसके कारण की सूचना उसको दी जानी चाहिए। उसे निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का यथासंभव शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। यानी क्या है, वो अपनी पटिशन दाखिल कर, मतलब क्या है, मतलब अपने विरुद्ध क्या है, मतलब ये कह सकता है वो कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो क्या है, झूठे हैं, इसका अवसर उसको दिया जाना चाहिए। तीसरा, निरुद्ध व्यक्ति के मामले की समीक्षा सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि जैसे व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा तो एक एडवाइजरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो ये निश्चित करेगी कि जो व्यक्ति को डिटेन किया गया है वो ठीक किया गया है या नहीं किया गया। अगर हाँ ठीक किया गया है तो वो क्या है, मतलब उसको एडवाइस करेगी कि आपको आगे क्या करना है। उसके बाद जो लास्ट है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। क्या है, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो एडवाइजरी बॉडी को क्या है, ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि हाँ अभी भी अगर इस व्यक्ति को हम खुला छोड़ देंगे तो इससे क्या है, कोई दंगे हो सकते हैं, कोई फसाद हो सकते हैं, या फिर ये खुद भी क्या है कोई ना कोई अपराध कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। एग्जाम्पल रहेगा आपका, जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो बहुत सारे जो नेता थे वहां के उनको डिटेन कर लिया गया था। डिटेन कर लिया गया था, डिटेन इसलिए किया गया था क्योंकि क्या है, अगर वो खुले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, फ्रीडम होगी उनके पास, तो वो क्या है बहुत सारी जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने अपने इंटरव्यूज के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, इसलिए उनको डिटेन कर लिया गया था। तो और बहुत लंबे समय तक उनको डिटेन भी रखा गया जब तक हालात सामान्य नहीं हुए। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 22 बताता है। ये भी हमारा अधिकार है कि डिटेंशन में भी हम अपने कुछ अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं कि किस आधार पर डिटेन किया गया है, और 3 महीने से ज्यादा ना रखा जाए। अगर फिर भी एडवाइजरी बॉडी ये क्या करती है, रिकमेंड करती है, तो उसको 3 महीने से ज्यादा रखा जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो राइट टू फ्रीडम वाला पोर्शन था, ठीक है, देखो राइट टू इक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया था। राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, यानी कि समानता का अधिकार, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं।
आगे हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको आप साथ साथ करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिए। अगर आप साथ साथ करोगे तो आप बार बार अनुच्छेद को भूलोगे नहीं। और अगर आप इसको छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके लिए, है ना। तो इसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की पीपीटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार क्या है, बहुत ज्यादा वर्ड्स को बड़े बड़े जो है पीपीटी में लिखा गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।